Good morning, students. Today we will start with the 6th chapter of English, If the Well Goes Dry. This chapter was written by Albert Gore. So first I'll tell you something about the author, that is Albert Gore. Albert Gore was born in 1948 and he was the 45th Vice President of the United States of America. As a Vice President, he is working from 1993 to 2001. He was one of the first politician to grasp the seriousness of climate change. ये पहले एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया सीरियसनेस को कि जो क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं वो बहुत ही बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है. तो ये फर्स्ट पॉलिटिशियन है जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया. He called for the reduction in emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. गौरे को 2007 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया and he shared his Nobel Prize with one of the intergovernmental organization about climate change, जिसके हेड थे राजेंद्र के पचौरी and he was from India. So in 2007, Nobel Peace Prize was given to one person, that is Albert Gore, and the other one is one organization. The head of that organization is Rajendra K. Pachauri. जो ये अवार्ड था, that award was given on 12th October 2007. किस लिए कि ये जो दोनों लोग थे कि ऑर्गेनाइजेशन ने और एल्बर्ट गॉरे ने बहुत एफर्ट्स किए थे कि किस तरीके से वो जो स्प्रेड कर सके नॉलेज अबाउट द मैन मेड क्लाइमेट चेंज, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी वजह से क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है किस तरीके से उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सके, कैसे लोगों को अवेयर कर सके, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए थे. And to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change. और उन्होंने लोगों की प्रतिक्रिया भी जानी, उसको बहुत आगे स्प्रेड भी किया कि लोगों, जिससे कि लोगों को भी इसके बारे में अवेयर हो सके. Now then I'll tell you the summary of this chapter and then we will begin with the chapter. All major religions of the world consider human beings to be made up of water and earth. जितने भी रिलीजन है हमारी कंट्री के, जो भी बड़े रिलीजन है हमारी कंट्री में, सब ये मानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है. पहली है वाटर एंड अर्थ का मतलब होता है सॉइल, मतलब हमारी जो बॉडी है वो दो चीजों से मिलकर बनी है. पहला पानी और दूसरा मिट्टी. अर्थ मेजर कंपोनेंट इज वाटर. जो और अर्थ में भी जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर पोर्शन है अर्थ का, दैट इज ऑफ वाटर. दैट इज ट्रू ऑफ ह्यूमन बींग्स टू. और हमारी जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है इसमें भी ऐसा ही है. विदाउट वाटर एनी लाइफ फॉर्म्स दैट वी नो इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट. और बिगर पानी के, बिगर वाटर के जितनी भी लाइफ फॉर्म है जिसके बारे में हमें नॉलेज है, अगर उसमें हम ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर दें तो बिगर वाटर के वो सर्वाइव नहीं कर सकती. वेदर यू विल टॉक अबाउट अ ह्यूमन बींग और वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी लाइफ फॉर्म है, विदाउट वाटर दे कांट सर्वाइव. एंड टू सर्वाइव वी नीड फ्रेश वाटर. हमें सर्वाइव करने के लिए फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है. वाटर जो हमारे अर्थ पर वाटर है दैट इज ऑफ अनलिमिटेड क्वांटिटी, बट द मेजर पोर्शन ऑफ द वाटर इन आवर अर्थ इज अ सैलाइन वाटर और सॉल्टी वाटर विच इज ऑफ नो यूज. हम उसका यूज नहीं कर सकते. बट द यूजफुल वाटर दैट इज अ फ्रेश वाटर इज इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑन द अर्थ. जिस वाटर को हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं वो फ्रेश वाटर है और वो हमारे अर्थ में लिमिटेड क्वांटिटी में ही है. In this excerpt, the author identified 5 major threats to the global वाटर सिस्टम. इस जो पार्ट है, एक्सर्ट मतलब इस पार्ट में, इस चैप्टर में जो ऑथर हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 5 मेजर थ्रेट्स, मतलब जो 5 मेजर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ग्लोबल वाटर सिस्टम. फर्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई. पहला है जो फ्रेश वाटर सप्लाई है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए क्योंकि वो मेन चीज है. सेकंड, द राइज ऑफ सी लेवल रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ लो लेइंग कोस्टल एरिया. जैसे कि आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. अब ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं. तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो वाटर है वो डायरेक्टली जाके सेलाइन वाटर समुद्र में मिल रहा है, जिससे कि जो सी का वाटर का लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. जिससे कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे के जो एरिया हैं उनमें कमी आती जा रही है क्योंकि पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है. और हमारी कंट्री की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है वो समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहती है.
तो अगर समुद्र के पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो उन लोगों के सामने रहने के लिए प्रॉब्लम एक खड़ी हो जाएगी। वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, यू ऑल नो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पेड़ों को काटे जाना। तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी लार्ज नंबर पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज होता जा रहा है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, ऐसी जो सोर्स हैं जिनसे हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है, उनको हम कंटेमिनेट करते जा रहे हैं। कंटेमिनेट मीन्स खराब कर रहे हैं उनको, पॉल्यूटेड कर रहे हैं उनको, प्रदूषित कर रहे हैं। एंड द प्रेशर ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड यू ऑल नो जो पॉपुलेशन है इट वॉज कंटिन्यूसली कीप ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे वर इन लिमिटेड क्वांटिटी, और हमारी पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन के लिए कम पड़ जाएंगे और लोगों को रहने के लिए भी या पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाएगा। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर। Human beings are made up of mostly of water in roughly the same percentage as water is to the surface of earth. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मोस्टली वाटर से बने हुए हैं एंड रफली अगर हम देखें तो हमारा जो अर्थ है इट इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो भी आप सबको पता होगा कि उसमें भी 70% ऑफ वाटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना अर्थ में पानी है उतना ही हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पानी है। Our tissues and membranes, our brains and hearts, our sweat and tears all reflect the same recipe for life in which efficient use is made up of those ingredients available on the surface of the earth. हम अपने चाहे टिश्यूज की बात करें, मेम्ब्रेन्स की बात करें, हम अपने ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, स्वेट मीन्स पसीने की बात करें, टीयर्स आंसू की बात करें, ये सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? सारी की सारी पानी से ही बनी हुई हैं। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकती। We are 23% carbon, 2.6% nitrogen, 1.4% calcium, 1.1% phosphorus, with tiny amount of roughly 3 dozens of other elements. जैसे कि हमारे environment में ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्स मिले होते हैं। कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और भी ऐसी अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग गैसेस होती हैं। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये भी अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। बट above all we are oxygen and hydrogen fused together in a unique molecular combination known as water which makes 70% of the human body. लेकिन इन सारी चीजों के अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो मेनली बॉडी है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। एंड यू ऑल नो कि जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारा बॉडी है उसमें 61% ऑक्सीजन होती है, 10% हाइड्रोजन होती है। मतलब इसका क्या है कि ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर। एंड 1% ऑफ दी जो परसेंट होता है ह्यूमन बॉडी में वो किसका होता है? वाटर का होता है। सो व्हेन एनवायरमेंटलिस्ट असर्ट मीन्स किसी चीज का दावा करना। सो व्हेन एनवायरमेंटलिस्ट असर्ट दैट वी आर after all part of the earth, it is no mere rhetorical means भाषण देना, rhetorical फॉलिज। तो इसी तरीके से जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ये दावा करते हैं कि जो पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो अर्थ का पार्ट है या जो ह्यूमन बॉडी है वो सारी, उसके लिए वाटर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सिर्फ क्या है? एक सिर्फ भाषण नहीं है बल्कि एक मेन चीज, मेन फंक्शन है जिसके बगैर ये अर्थ सर्वाइव या ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर सकती। अवर ब्लड इवन कंटेन्स रफली द सेम परसेंट ऑफ सॉल्ट एज द ओशियन। हमारी जो ब्लड है उसमें सेम परसेंट ऑफ सॉल्ट होता है जितना कि ओशियन में होता है। Where the first life forms evolved, they eventually brought onto the land of self-contained stored of sea water to which we are still connected chemically and biologically. Little wonder then the water carries with great spiritual significance in most religion, from the water of Christian baptism to Hinduism scared water of life. तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि जो वाटर है वो हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि 71% ऑफ अर्थ में वाटर है तो वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो 71% सिर्फ किससे बनी है? पानी से मिलकर बनी है।
इसके अलावा अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में भी वाटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बैप्टिज्म मीन्स जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें दीक्षा ली जाती है। तो क्रिश्चियंस में जब दीक्षा के लिए जिस पानी का यूज किया जाता है दैट इज नोन एज, जो क्रिश्चियन की बैप्टिज्म में भी वाटर का क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व होता है। अगर हम हिंदूज की बात करें तो हिंदू में भी आपने देखा होगा कि गंगा का पानी या जो हमारी नदियों का पानी है, या हम पानी को वैसे भी जल के को हम अपने पूजनीय मानते हैं। तो अगर हम रिलीजन की बात करें तो सारे रिलीजन्स में भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारी जो लिविंग बींग्स है सबको ही पता है कि बिगर वाटर की हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ वी विल बिगिन विद आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। We depend especially on fresh water, which is only 2.5% of the total amount of water on earth. जो हमारी, लेकिन क्या है, अब अर्थ में वाटर तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे लिए यूजफुल है वो कौन सा पानी है, फ्रेश वाटर। और जो हमारा अर्थ है उसमें सिर्फ 22.5% ऑफ टोटल वाटर का जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल होता है। मोस्ट ऑफ दिस इज लॉक्ड अवे एज ice in Antarctica and to a lesser extent in Greenland, the North Polar ice cap and mountain glaciers। और उस 2.5% में से भी बहुत सारा जो पानी है वो बर्फ के रूप में या तो ग्लेशियर्स में बना हुआ है, एंटार्क्टिका में है, या जो माउंटेन में जो नॉर्थ अमेरिका में, या जो ग्रीनलैंड या जो माउंटेन्स में आइस जमी हुई है उसके रूप में वहां पर है। ग्राउंड वाटर मेक्स अप द मोस्ट ऑफ वाटर रिमेन्स, लीव लेस देन 0.01% फॉर ऑल द लेक्स, क्रीक, स्ट्रीम, रिवर्स एंड रेनफॉल्स। और जो ग्राउंड वाटर है उसके अलावा या जो आइस कैप उसको छोड़कर सिर्फ 0.01% पानी ऐसा बचता है जो हमारी लेक में, स्ट्रीम्स, रिवर्स और रेनफॉल के रूप में हमें देखने के लिए अर्थ पर मिलता है। दिस स्टिल लीव्स मोर देन इनफ वाटर टू मीट ऑल आवर नीड्स बोथ नाउ एंड इन द फोर्सिबल फ्यूचर, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली थ्रू आउट द world. As a human civilization has been restricted to more or less the same geographical pattern that conforms to the distribution of fresh water around the planet, and any lasting alteration of that pattern would therefore pose a strategic threat to global civilization as we have known it। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जो 0.01% पानी भी है वो इतना मतलब इतना इनफ वाटर है कि वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर देता है अभी प्रेजेंट में भी, और हमारी जो आने वाली टाइम है, जो हमारा आने वाला जो टाइम पीरियड है उसमें भी, जो हमारी आने वाला जो फ्यूचर है उसकी नीड्स को भी फुलफिल कर देगा अगर हम उसको सही तरीके से यूज करते हैं, सही तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हमारे लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में वाटर है, लेकिन अगर हम उसका सही तरीके से यूज नहीं करते, सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन ना करके उसको वेस्ट कर दें, तो फिर ये हमें जो नियर फ्यूचर है उसमें पानी की कमी देखने को मिल सकती है। और ये सबसे बड़ा थ्रेट हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, जो पूरी दुनिया में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने हमारे आ जाएगी, क्योंकि बिगर वाटर के तो ह्यूमन लाइफ सरवाइव कर ही नहीं सकती। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबको वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें जो वाटर है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि हम इसको फ्यूचर में भी लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज कर सकें। Unfortunately, the dramatic change in our relationship to the earth since the Industrial Revolution, especially in this century, is now causing profound damage to the global water system. Unfortunately, सबसे बड़ा जो हमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है, या जो हमारे क्लाइमेट में हमें सबसे बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है, वो कब से मिला, जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, या जो इन सारी जो हमारा इंडस्ट्रीज, या जो हम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो हमारा फ्रेश वाटर है, जो हमारा जो वाटर है वो उसको सबसे ज्यादा, ये हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा इस चीज से क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटेनिंग अ कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ इंटररिलेटेड सिस्टम, सो इट्स नॉट surprising that our alteration means change, the alteration of the global atmosphere is changing the way water is transferred from the ocean to the land and back again। जो ओशियन है वो हमारे साथ क्या करते थे, एक बैलेंस बना के एनवायरमेंट का चलते थे। किस तरीके से कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है
जो गर्मी या ठंड या जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता था? ओशियंस। लेकिन अब जब हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो हमारा जैसे कि हम एसी यूज करते हैं, या जो हम इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस आ गए हैं, मैनमेड डिवाइसेस, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, व्हीकल्स यूज करते हैं, इससे क्या हो रहा है, जो हमारा बैलेंस है एनवायरमेंट का, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। वार्मर टेम्परेचर स्पीड अप बोथ इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब एक्सलेटिंग द एंटायर साइकिल। अब क्या हो रहा है, ये एसी, रेफ्रिजरेटर, ये जो इससे क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग इन सारी चीजों से बढ़ रही है, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो इवापोरेशन है और प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है। In addition, the increased warmth also increases the amount of water vapor in the atmosphere, which signifies the greenhouse effect and speeds the process still further। और जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या है, जो हमारा वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, तो उससे क्या है, जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने मिल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और आगे एक प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है। Moreover, because global warming heats up the polar region faster than the tropics, it may also be changing the way the earth achieves the balance between the hot and cold. Moreover, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो हमारे पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपने देखा होगा अर्थ में जो हमारे ऊपर का सबसे बड़ा ऊपर का जो पोर्शन है, जैसे कि नॉर्थ पोल, और जो नीचे का पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो उनमें जो हमारे जो उधर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। The ocean helps to maintain global equilibrium by constant pushing towards a more even distribution of temperature in a distinctive and relatively stable pattern. The ocean transfer heat from the equator to the poles in huge current near the surface, such as Gulf Stream. As the warm ocean water from the tropics moves northward, some of it evaporates along the way. अब क्या होता था, जो ओशियंस होते थे वो हेल्प करते थे किस चीज में, कि हमारा जो हीट है उसको पोल्स से लेकर कहाँ ट्रांसफर करना, इक्वेटर की तरफ ट्रांसफर करना। लेकिन अब ये सारी चीजें क्या होती जा रही है, डे बाय डे इनका जो रोटेशन है, इनके जो एक बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। When it hits the cold polar winds between Grassland and Iceland, the evaporation accelerates, leaving behind much saltier seawater, which becomes denser and heavier। अब क्या होता था, जब इवापोरेशन होता था तो जो सॉल्ट वाटर है वो यहीं पर अर्थ में रह जाता था, सॉल्ट उस वाटर में से यहीं पर रह जाता था, जो कि बहुत ही डेंसर और हैवियर हो जाता था। दिस रैपिडली कूलिंग डाउन सिंक टू द बॉटम एट द रेट ऑफ 5 बिलियन गैलन अ सेकेंड, फॉर्मिंग अ डीप करंट just as powerful as the Gulf Stream, if not as well known. Such flows south downstream the Gulf Stream near the ocean floor. In this process, it transfers cold from the poles back towards the equator. Most scientists are worried that as the polar region warm up faster than the tropics and the temperature differences between the two get smaller, these ocean currents, which are driven in larger part of the differences, may slow down and seek a new equilibrium. If the circulatory pattern change, the climate pattern will also change. Some region will get more rain, other less. Some areas will get warmer, others colder. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा जो ये बैलेंस बिगड़ रहा है, जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, जो हमारी ग्रीन हाउस इंक्रीज हो रहा है, इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने में क्या मिलेगा, कि कहीं जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो भी कंप्लीटली तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे कि यार कहीं कहीं आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई और कहीं बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो एक जो बैलेंस था कि हर जगह सेम चीज होने की, मतलब अगर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, ना कहीं बहुत ज्यादा ठंडी पड़े, बारिश भी हर जगह इक्वली हो, तो ये चीजें क्या होती जा रही है, डिस्टर्ब होती जा रही है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही, कहीं बहुत ज्यादा कम बारिश हो रही, कहीं बहुत ठंड पड़ रही, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही। ये सारी चीजें सिर्फ किस वजह से है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से। और इसका मेन रीजन कौन है, ह्यूमन बींग्स। If the first strategic threat to the global water system is a redistribution of fresh water supplies, the second and perhaps the most widely recognized is a rise of sea level and the loss of low-lying coastal areas around the world. Since 1/3 of the humankind lives within 60 kilometers of the coastal line, the number of refugees likely to be created will be unprecedented. तो सबसे बड़ा जो थ्रेट अभी हमने आपको बताया था कि फ्रेश वाटर सप्लाई
प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। सेकंड क्या था कि जो सी वाटर है, जो ग्लेशियर्स के, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर्स क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, जिससे हमारे क्या हो रहा है, सी का लेवल, वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो सी के लेवल होने से जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के किनारे हैं, वो क्या उसमें क्या होती जा रही है, कमी आती जा रही है। और हमारी कंट्री का जो 1/3 पॉपुलेशन है वो सी के 60 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर में रहती है। जो हमारी कंट्री की 1/3 पॉपुलेशन है वो सी एरिया की 60 किलोमीटर्स के अंतर में ही रहती है। तो अगर जब ये कोस्टल एरियाज में कमी आती जाएगी तो जो हमारी पॉपुलेशन जो 1/3 पॉपुलेशन है उनको रहने के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और उन लोगों को वहां से कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। एक जो मेन थ्रेट हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज फॉर टुडे. Tomorrow we will start with the second part of the chapter. Thank you.